Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम PT365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशिएंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट PT365। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ घटना सूत्र। तो लेट्स स्टार्ट जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में एंड किया था। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो IBPES वॉन ब्लू प्लैनेट प्राइज फॉर 2024। कौन सा प्राइज? ब्लू प्लैनेट प्राइज। तो पूछा जा सकता है ये कौन देता है ये वाला प्राइज? तो IPBES अवॉर्डेड एनुअली बाय जापान बेस्ड आशी ग्लास फाउंडेशन। तो किसको मिला है? IPBES को मिला है। IPBES के बारे में पढ़ते हैं। Established in Panama City in 2012, it is an independent intergovernmental body to strengthen science policy interface for biodiversity and ecosystem services. तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट बॉडीज इसका पार्ट है। इट इज़ नॉट अ UN बॉडी। हाउएवर UNEP प्रोवाइड सेक्रेटेरिएट सपोर्ट टू IBPES। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? बॉन, जर्मनी में। Currently, it has more than 145 member states, including India. India इसका part है. All state members of UN are eligible for IPBES membership. Next topic है integrated development of wildlife habitat. ये important है. यूनाइटेड यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कंटिन्यूएशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट फॉर 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल। ऑब्जेक्टिव क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अम्ब्रेला स्कीम है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। अब इस स्कीम का कंपोनेंट देखते हैं। सपोर्ट प्रोवाइड करना टू प्रोटेक्टेड एरियाज, दैट इज नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया, तो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर भी प्रोवाइड करना प्लस प्रोटेक्टेड एरिया के आउटसाइड भी। रिकवरी प्रोग्राम्स फॉर सेविंग क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड हैबिटेट्स। तो अभी तक क्या हुआ है? 22 स्पीसीज आइडेंटिफाई की जा चुकी है स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंदर। अब सब स्कीम्स कौन कौन सी है इसके अंदर? प्रोजेक्ट टाइगर है जो 1973 में लॉन्च हुई थी, प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, प्रोजेक्ट लायन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है जो 1992 में लॉन्च की गई थी। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक ये है। ताज़ाकरा पंचायत इन केरला रिसेंटली पब्लिश देयर पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। ये इंपॉर्टेंट है कि पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर क्या होता है। अब इसका रिकॉग्निशन किसके अंदर है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर है। तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी बनती है, वो प्रिपेयर करती है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर इन कंसल्टेशन विद लोकल पीपल। इसका पर्पस क्या होता है? टू डॉक्यूमेंट एंड सेफगार्ड द बायो रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड नॉलेज। अब इन्फॉर्मेशन क्या रहता है इसमें? अवेलेबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ लोकल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, देयर मेडिसिनल और एनी अदर यूज। सेकेंड है एनी अदर ट्रेडिशनल नॉलेज एसोसिएटेड विद देम। अब रिलेवेंस क्या है? सपोर्ट्स क्लेम ऑफ लोकल ओनरशिप ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, हेल्प्स सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, पब्लिश करता है? येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। ये इंपॉर्टेंट है, ये PYQ में आ चुका है कि ये कौन पब्लिश करता है? येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। अब इस इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं। यूजिंग 58 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अक्रॉस 11 इशू कैटेगरीज, EPI रैंक्स 180 कंट्रीज ऑन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड इकोसिस्टम वायबिलिटी। एस्टोनिया ने टॉप किया है इस लिस्ट को। इंडिया की क्या फाइंडिंग्स है? इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 176 इन 2022। इंडिया सरपास चाइना एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एमिटर ऑफ एंथ्रोपोजेनिक SO2। अब नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स देखते हैं अपन। द नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 वाज रिलीज्ड बाय गोल्डमैन सॉनफील्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ये उतना इंपॉर्टेंट इंडेक्स नहीं है, ठीक है। इंडिया का रैंक क्या है? 176 आउट ऑफ 180। इट इवैल्यूएट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स यूजिंग 4 मार्कर्स: land management, threats to biodiversity, capacity and governance, and future trends.
नेक्स्ट आते हैं कैमल्स के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, देखो यूएन का नाम आ गया। यूएन डिक्लेयर्ड 2024 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। कैमलिड्स क्या है? कैमल फैमिली का एक मेंबर है। टू बिल्ड अवेयरनेस ऑफ अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ कैमलिड्स। अब कैमल्स के बारे में पढ़ते हैं। कैमल्स आर फाउंड इन अफ्रीका एंड एशिया। टाइप्स क्या है? ड्रोमिडेरी और अरेबियन कैमल जो सिंगल हम्प होते हैं, और बैक्ट्रियन कैमल जो डबल हम्प होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस पूछ सकता है कि अरेबियन कैमल और बैक्ट्रियन कैमल में क्या अंतर है। तो अब अरेबियन कैमल का क्या है? सिंगल हम्प होता है, और बैक्ट्रियन कैमल का क्या है? डबल हम्प होता है। डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल, मैमल्स, हर्बीवोर्स सर्वाइव इन हॉट कंडीशंस, ड्रॉट एनिमल्स बोलते हैं इनको। कैमल्स इन इंडिया, स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान है। खराई कैमल, ये स्पेशल टाइप ऑफ कैमल है जो स्विम कर लेते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक इन सी टू ईट मैनग्रोव्स। ये कहाँ पे मिलते हैं? कच्छ एरिया में मिलते हैं, गुजरात के। अब बैक्ट्रियन कैमल इंडिया में कहाँ मिलते हैं? सिर्फ लद्दाख के नुब्रा वैली में मिलते हैं। ड्रोमेडेरियन कैमल्स आर फाउंड इन हॉट डेजर्ट, जैसे जो अपने नॉर्मल कैमल्स होते हैं वो कहाँ? हॉट डेजर्ट्स में, राजस्थान गुजरात में मिलते हैं। अब अदर टाइप ऑफ कैमलिड्स कौन से होते हैं? लामाज, अल्पाका, गुआनाको एंड विकुना, ये अदर टाइप ऑफ कैमलिड्स हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं फॉरेस्ट के बारे में। तो फॉरेस्ट में फर्स्ट टॉपिक है यूएन रीड, यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। रिपोर्ट अभी किसकी रिपोर्ट है? यूएन रीड की रिपोर्ट है। Report titled Raising Ambition, Accelerating Action Towards Enhanced Nationally Determined Contribution for Forest। तो किसकी रिपोर्ट है? यूएन रीड की रिपोर्ट है। की फाइंडिंग्स क्या है? Only 8 of the top 20 countries with highest rate of tropical deforestation have quantified targets on forest in Nationally Determined Contribution Plan. 11 of the NDCs contain quantified targets relating to afforestation and reforestation. Mitigating climate change requires reducing deforestation first. अब इंपॉर्टेंट ये है यूएन रीड क्या है। तो यूएन रीड इज अ पीवाईक्यू flagship UN knowledge and advisory program on forest and climate with focus on advancing the Paris Agreement. It is the largest international provider of READ plus assistance. अब जेनेसिस क्या है? इट वाज लॉन्च्ड इन 2008। तो कब लॉन्च किया गया था? 2008 में लॉन्च किया गया था। एंड बिल्ड्स ऑन टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ FAO, UNDP एंड UNEP। तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? FAO, UNDP एंड UNEP। इसकी पार्टनर कंट्रीज कितनी है? 65 है, इंक्लूडिंग इंडिया। अब रीड प्लस क्या है? द फ्रेमवर्क इज कॉमनली रेफर्ड टू एज वार्सो फ्रेमवर्क फॉर रीड प्लस। कौन सा फ्रेमवर्क बोला जाता है? वार्सो फ्रेमवर्क फॉर रीड प्लस, adopted at 19th session of Conference of Parties to UNFCCC in 2013. READ Plus goes beyond simply deforestation and forest degradation and includes the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks. अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली 19th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, कौन सा? 19th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट under the international arrangement on forest was concluded. Key takeaways क्या थे? World is off track to achieve the target of global forest goals by 2030. मतलब हम ट्रैक पे नहीं चल रहे हैं ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स को अचीव करने के लिए। Members reaffirmed the UN strategic plan for forest 2017 to 2030. India tabled its significant increase in forest cover in the past 10 years through a scientific approach to sustainable forest management. Total forest and tree cover has increased by 2261 square kilometer, taking the total to 24.62% of the total geographic area. ISFR 2019 to 2021 assessment report में बोला गया है। 17 states have more than 33% of the forest area of their area under forest cover. ये important है। कितने states? 17 states. अब यहाँ पे देखो ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स के बारे में लिखा गया है। यूएन स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट के अंदर जो आता है 2017 से 2030 तक। तो फर्स्ट है रिवर्स फॉरेस्ट कवर लॉस, सेकेंड है इम्प्रूव फॉरेस्ट बेनिफिट्स एंड लाइवलीहुड, थर्ड है प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड यूज सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, फोर्थ है मोबिलाइज रिसोर्सेज, फिफ्थ है प्रमोट इंक्लूसिव फॉरेस्ट गवर्नेंस, सिक्स्थ है कोऑपरेट एंड वर्क अक्रॉस सेक्टर्स। ठीक है। अब यूएन स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट अंडर UNFF 2017 से 2030 तक forced at a special session of UN Forum on Forests held in 2017 and provides an ambitious vision for global forests in 2030. All members of UN are members of UNFF including India. ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये लाइन, ये अपन गड़बड़ कर सकते हैं कि सब यूएन के मेंबर UNFF के मेंबर हैं। Contains a set of 6 forest goals, 6 global forest goals and 26 associated targets achieved by 2030, which are voluntary and universal. It includes a target to increase forest area by 3% worldwide by 2030, signifying an increase of 120 million hectares.
It builds on the vision of 2030 agenda. Report क्या है? Global Forest Goals, flagship UN report on forests. International Arrangement on Forests, ये क्या है? Established in 2000 as a successor to the Intergovernmental Panel on Forests and the Intergovernmental Forum on Forests 1997 to 2000. Objective क्या है? Promote the management, conservation and sustainable development of all type of forests and to strengthen long-term political commitment to this end. ठीक है, अब इसके 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, तो ये कब बना था? एस्टैब्लिश्ड इन 2000 एज अ फंक्शनल कमीशन ऑफ द यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फैसिलिटेट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट. सेकेंड है कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट्स, इनोवेटिव वॉलंटरी इंटर-एजेंसी पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट, एस्टैब्लिश्ड इन 2000. It comprises 16 international organizations like IUCN, CITES, FAO. The Global Forest Financing Facilitation Framework Network. Next है UN Trust Fund. Supports the activities of UNFF and other components of the International Arrangement on Forests. The contributions are voluntary. अब UNFF Secretariat क्या है? Also serves as a secretariat for CPF. CPF क्या था? Collaborative Partnership on Forests. अब रिलेटेड न्यूज़ में देखते हैं इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस क्या होता है. अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. ये क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. हैज़ रिलीज्ड द रिपोर्ट टाइटल्ड इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस, अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ट्रेंड्स, ड्रॉबैक्स एंड न्यू अप्रोचेस. It is the first global synthesis report on IFG since 2010, summarizes the most significant developments on IFG after 2010. Report has been released in the backdrop of 19th session of the UN Forum on Forests. IFG is comprised of the policy, legal and institutional frameworks for international decision making on forests. Next आते हैं हम मैनग्रोव कंजर्वेशन. Recently the IUCN Red List of Mangrove Ecosystem, कौन निकाला है? IUCN ने निकाला है. Red List of Mangrove Ecosystem indicated that about 50% of the ecosystem examined were classified as vulnerable, endangered or critically endangered. अब इस न्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं. IUCN Red List of Mangrove Ecosystem assesses 36 regions across 44 countries. It is one of the headline indicator for Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. तो ये किसके अंदर है? Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework under the CBD. The mangrove ecosystem of South India, Sri Lanka, Maldives, Northwest Atlantic were identified as critically endangered. Status of Indian mangroves. Andaman and Bay of Bengal least concern है. South India critically endangered है, तो critically endangered वाला ध्यान रख लो. और वेस्ट इंडिया का क्या है? वल्नरेबल है. अब हम मैनग्रोव्स के बारे में पढ़ते हैं. इकोसिस्टम सर्विसेज दे प्रोवाइड. Located primarily on tropical, subtropical and warm temperate coasts, covering approximately 15% of the world's coastline. Services क्या प्रोवाइड करते हैं? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन approximately 11 billion ton, 3 times of amount stored in tropical forests of same size. तो ये आ सकता है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जितना कार्बन स्टोर करते हैं उसका 3 times मैनग्रोव स्टोर करते हैं. सही है या गलत है? तो सही है. नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और नेक्स्ट है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. Status of mangroves in India. Mangroves in Lakshadweep archipelago and on the coast of Tamil Nadu are critically endangered. State of World's Mangrove 2024 by Global Mangrove Alliance. India State of Forest Report ISFR 2023 by the Forest Survey of India. Mangrove cover in India has increased by 17 square kilometer, that is 0.34% compared to the previous assessment. Major locations कहाँ हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल, महानदी गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टा. ठीक है. अब इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स है फॉर मैनग्रोव कंजर्वेशन? तो मिष्टी प्रोग्राम. मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम को क्या है इसका फुल फॉर्म? याद रखिएगा. मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ये इंपॉर्टेंट स्कीम है. नेक्स्ट है साइम इनिशिएटिव, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैनग्रोव इकोसिस्टम. बिल्डिंग एक्वाकल्चर फार्म्स यूजिंग IMA, इंटीग्रेटेड मैनग्रोव एक्वाकल्चर. तो मैनग्रोव वाले एरिया में हमको एक्वाकल्चर करना है. मैजिकल मैनग्रोव कैंपेन. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया किसने निकाला है? WWF इंडिया ने. हैज़ एंजॉइंड सिटीजन्स इन 9 कोस्टल स्टेट्स और मैनग्रोव कंजर्वेशन. नेक्स्ट है नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम ऑन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैनग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स. अब ग्लोबल इनिशिएटिव्स. तो फर्स्ट है मैनग्रोव ब्रेक थ्रू. ये कब लॉन्च किया गया था? UNFCCC COP27 में लॉन्च किया गया था शर्म अल शेख इजिप्ट में. कहाँ पे? शर्म अल शेख इजिप्ट बाय UN हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस एंड ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस. ठीक है. ये बस ये ध्यान रखिएगा UNFCCC COP27 में लॉन्च किया गया था. Target of securing the future of over 15 million hectares of mangroves globally by 2030, underpinned by $4 billion of sustainable finance.
अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिलेटेड न्यूज़ में क्या आ रहा है। रिलेटेड न्यूज़ में सबसे पहले है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी क्या होती है? FAC has exempted surveys involving drilling and felling up to 100 trees for hydro and other development projects in forest area। तो पहले क्या होता है, FAC ना किसी भी एरिया को जब हम नॉन फॉरेस्ट एरिया में भेजते हैं तो उसके लिए FAC का एडवाइस लगता है। तो न्यूज़ क्या है कि FAC ने एग्जेम्प्ट कर दिया है सर्वेज इन्वॉल्विंग, सर्वे जब हम करते हैं इन्वॉल्विंग ड्रिलिंग एंड फेलिंग, क्या क्या एग्जेम्प्ट किया? सर्वे को। सर्वे इन्वॉल्विंग ड्रिलिंग एंड फेलिंग ऑफ अप टू 100 ट्रीज, क्या चीज़ के लिए? हाइड्रो और अदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन फॉरेस्ट एरिया। अब फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। किसके अंदर है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर, अंडर MOEF CCC। approves diversion of forest land for non-forest purposes, assesses land request validity, evaluates impact minimization plans and considers potential damage to local ecology and wildlife habitat. Role of FAC is recommendatory in nature so far as the diversion of forest land for non-forest purpose is considered। तो ये क्या है? recommendatory, ये compulsory नहीं है कि हम इसको माने ही। Forest Ecosystem Restoration Initiative। Secretariat of the Convention on Biological Diversity marks the 10th anniversary of the Forest Ecosystem Restoration Initiative. About FERI, launched as a partnership between Korea Forest Services and CBD Secretariat, implemented by CBD Secretariat, designed to assist developing countries in operationalizing national targets and plans in lines with Aichi Biodiversity Target 5, 14 and 15. Supports the implementation of Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework। और FERI का इनिशिएटिव क्या क्या है? Adoption of a short-term action plan on ecosystem restoration at COP13 in 2016, We Plan Nature Forests Platform, a decision support tool for tropical forest ecosystem restoration. Next है EU's Nature Restoration Plan। European Union approves NRP, that is Nature's Restoration Plan, first of a kind। किसने रिलीज किया सबसे पहले? यूरोपियन यूनियन ने। ये क्या है? इट इज़ अ कॉन्टिनेंट वाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव लॉ दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ EU's यूरोपियन ग्रीन डील, एम्स फॉर अ नेट जीरो एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज बाय 2050। की फीचर्स क्या है? एम क्या है? combines binding restoration targets for long-term recovery of nature in EU's land and sea area. It seeks to recover at least 20% of the EU's land and seas area by 2030 and all ecosystems in the need of restoration by 2050. Focus area क्या है? Covers the existing legislation for wetlands, forests and grasslands, pollinating insects, forest ecosystem, etc. Implementation क्या है? through national restoration plans of EU countries। तो कौन बनाएगा? EU countries अपना खुद का प्लान बनाएंगे। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। The European Commission has proposed to extend the implementation of European Union deforestation regulation by 1 year। अब इसमें क्या एम है? Aims to ensure that a set of key goods placed on the EU market will no longer contribute to deforestation and forest degradation in the EU and elsewhere in the world। Applies to a wide range of products including palm oil, soya, beef, cocoa and timber। Requires companies to verify the origin of products, will act as a barrier for countries who export to the EU। नेक्स्ट है वेटलैंड्स, कोस्टलैंड एंड ओशियंस, हाई सीज ट्रीटी पढ़ेंगे अपन इसमें। यूनियन कैबिनेट अप्रूव द साइनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट। इसका और नाम क्या है? हाई सीज ट्रीटी। और पूरा नाम क्या है? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, जिसको बोलेंगे हम हाई सीज ट्रीटी। तो हाई सीज क्या है? एज पर द UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज डिमार्केशन, हाई सीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ सी दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो किसमें जो एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आता है वो हाई सीज का पार्ट है। किस एरिया में नहीं आता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आता है, जो टेरिटोरियल सी में नहीं आता है और जो इंटरनल वाटर्स ऑफ अ स्टेट में नहीं आता है, और इन द आर्चिपेलेजिक वाटर्स वो पूरा हाई सीज का पार्ट होगा। तो UN क्लॉज ने कैसे डिमार्केट किया है डिफरेंट जोन्स को? सबसे पहले टेरिटोरियल सी क्या है? अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन। नेक्स्ट है कॉन्टिग्यूअस जोन, जो 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन है एंड एक्ट एज अ बफर जोन, लिमिटेड सोवरेनिटी होती है यहाँ पे। और EEZ कहाँ है? अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन, नो सोवरेनिटी ऑफ कोस्टल स्टेट। तो क्या है यहाँ पे? जो 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन वाला एरिया है वहाँ पे कोई भी सोवरेनिटी नहीं होती है कोस्टल स्टेट की।
ग्लोबल कॉमन्स क्या क्या है, हाई सी है, मतलब वो क्या है 64% एरिया है, आर कंसिडर्ड ग्लोबल कॉमन्स, बिलोंग टू नो वन एंड एवरी वन एंजॉयज इक्वल राइट्स देयर। अब ये जो अपन BBNJ ट्रिटी पढ़ेंगे इसमें क्या क्या है एग्रीमेंट में, नेम क्या है, एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। इंटरनेशनल ट्रिटी अंडर UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, तो किसके अंदर है, ये आ सकता है, अभी तक आया नहीं है बट आ सकती है ये ट्रिटी, ये UN क्लॉज के अंदर है। It will be the third implementation agreement under UN clause if and when it enters into force alongside 1994 Part 11 Implementation Agreement, that is exploration and extraction of mineral resources, 1995 UN Fish Stocks Agreement, that is conservation and management of migratory fish stocks. Adoption 2023 में adopt किया गया था and is open for signature for 2 years. It will be an international legally binding treaty. तो क्या होगी यदि जब ऑपरेट होगी, legally binding treaty होगी. 91 countries have signed and 8 parties have ratified जून 2024 तक. Objective क्या है, conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction. Ministry of Earth Sciences है वो इसको spearhead करेगी. Key provisions of BBNJ agreement. Applications क्या क्या है, areas beyond national jurisdiction including high seas, not applicable to any warship, military aircraft or naval auxiliary. ठीक है. Only part 2 dealing with marine genetic resources applies to any government vessel in non-commercial services. तो क्या है जो इसका सिर्फ part 2 है marine genetic resources के ऊपर, वो कोई भी government vessel को लगता है, applies to any government vessel in non-commercial service. ठीक है. Institutional arrangement क्या है, treaty establishes first conference of party, main decision making body है, scientific and technical body है, एक clearing house mechanism है जो open access centralized platform है, फिर अलग अलग सब्जेक्ट मैटर पे कमेटी है, फिर फाइनेंशियल मैकेनिज्म क्या है, इंक्लूड्स वॉलेंटरी ट्रस्ट फंड, स्पेशल ट्रस्ट फंड एंड ग्लोबल फैसिलिटी फंड. 4 substantive elements of BBNJ treaty, marine genetic resources including the fair and equitable sharing of benefits. Marine genetic resources mechanism also considers the rights and obligations associated with traditional knowledge of indigenous peoples and local communities. No country must claim or exercise sovereignty over marine genetic resources of areas beyond national jurisdictions. Measures such as area-based management tools, including marine protected areas. ABMT establishes well-connected network of marine protected areas. To date, the largest international MPA is in the Arctic Ross area. तो largest MPA कहाँ है? Arctic Ross Sea में. Environmental impact assessments, capacity building and the transfer of marine technology. अब UN clause के बारे में पढ़ते हैं. ये क्या है? Comprehensive international law है for legitimate behavior and use of seas and oceans everywhere. Adopted in 1982 and enforced in 1994, almost universal acceptance, 170 state parties including India. अब provisions क्या है, defines right and duties of nations regarding activities in the oceans, addresses issues on sovereignty etc. Establishes international seabed authority. तो international seabed authority कौन से बनी हुई है, UN clause से बनी हुई है. अब नेक्स्ट है कोरल ब्लीचिंग क्या होती है. रिसेंटली वाइड स्प्रेड कोरल ब्लीचिंग हैज बीन सीन अलोंग द इंडियन कोस्ट, लार्जली अफेक्टिंग लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. More about the incidences of bleaching. Lakshadweep Islands, made up of coral atolls, is at significant risk. Bleaching is seen across almost all species like Acropora muricata. तो कहाँ कहाँ पे देखा गया, ऑल स्पीसीज अक्रॉस एक्रोपोरा म्यूरिकाटा एंड पोराइटिस रिलैंड्रिका इन द कावराती आइलैंड्स. Species that are often more stress tolerant, such as Poritis lutea and Pavona variants, have also begun to bleach in Lakshadweep. Gulf of Mannar. The live coral cover in the Gulf of Mannar decreased from 37 to 27.3% between 2005 and 2021. Goa. Coral bleaching has started but limited to one species. किस चीज में, गोनियोपोरा. तो ये सब क्या है, एक सेकंड दीजिए, थोड़ी खांसी चल रही है. गोनियोपोरा क्या है, एक कोरल का नाम है. अब यहाँ पे आप लोग मैप देखिए, यहाँ पे कहाँ कहाँ कोरल्स मिलते हैं वो दिखाया गया है इंडिया में. तो गल्फ ऑफ कच्छ में, लक्षद्वीप आइलैंड्स में, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक बे में और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सुंदरवन में कोरल्स नहीं है. अबाउट कोरल एंड कोरल ब्लीचिंग. कोरल्स आर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स. ये क्या है, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं.
belonging to the large group of animals called Cnidaria. C is silent, ठीक है. Generally classified as hard corals. क्या बोलते हैं इनको? Hard corals. Reef building corals होते हैं having rock-like calcareous skeleton. और एक होते हैं सॉफ्ट कोरल्स. एक होते हैं हार्ड कोरल्स और एक होते हैं सॉफ्ट कोरल्स. ठीक है. उसके बाद आते हैं coral reefs are formed by polyps of hard corals which establish symbiotic relationship with microscopic algae called zooxanthellae which give them their characteristic color. तो zooxanthellae से characteristic color आता है. Growth conditions for coral reefs: warm 23 to 29 degree centigrade, salty 32 to 42 ppt, clear shallow marine water with stable temperatures and abundant sunlight. Significance क्या है? Often called rainforest of the ocean due to high biodiversity and productivity. Support around 25% of marine life, minimize storm impact, promote tourism, and also act as carbon sink. Coral bleaching. When corals are stressed by changes in conditions such as temperature, light, or nutrients, they expel symbiotic algae, causing them to turn completely white. Presently, 2023 to 24 is being named as the 4th global mass coral bleaching event. अब क्या ये जो कोरल ब्लीचिंग वाला टॉपिक है ना, ये ज़्यादातर मेंस में पूछा जाता है. Factors responsible: increased ocean temperature due to climate change, runoff and pollution, extreme low tides, ये देखो ये important है, extreme low tides भी एक factor है, ocean acidification, biological invasion and epizoonotics, that is pathogen induced bleaching. अब initiatives क्या क्या लिए गए हैं? Legal acts such as Coastal Regulation Zone Notification of 1991 issued under the Broad Environmental Protection Act 1986. Coral species are listed at Schedule 1 under the Wildlife Protection Act 1972. Coral Reef Recovery Project Mithapur, Gulf of Kutch and Gujarat's Marine National Park, launched in 2008 by Wildlife Trust of India and Gujarat Forest Department. Zoological Survey of India with the Gujarat Forest Department successfully restored coral reefs in the Gulf of Kutch. Restoration of a branching coral species, staghorn corals, ये important है, कौन सी species? Branching coral species that had gone extinct about 10,000 years ago to the Gulf of Kutch was successful. It used biorock technology. ठीक है. अब पूछ सकता है बायोरॉक टेक्नोलॉजी क्या चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? तो गल्फ कोरल्स को रिस्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है. अब ग्लोबल इनिशिएटिव्स. इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, founded in 1994 at the first conference of parties of Convention on Biological Diversity. India is a member of International Coral Reef Initiative. World Coral Conservatory Project. It creates a bank of corals in aquariums across Europe. तो क्या करता है? बैंक ऑफ कोरल्स क्रिएट करता है. कोरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म बाय G20. अब रिलेटेड न्यूज़ में आर्टिफिशियल रीफ्स क्या क्या है? तो 300 आर्टिफिशियल रीफ्स वर डिप्लॉयड ऑफ द कोस्ट ऑफ रामेश्वरम. तो कहाँ पे आर्टिफिशियल रीफ्स कहाँ पे बनाई गई थी? रामेश्वरम कोस्ट में. About artificial reefs. These are technology interventions used to rehabilitate or improve natural habitats. They are placed on the seabed with a fixed specific design and functions as a self-sustaining production system. They mimic the characteristics of a natural reef. Materials used: rocks, cinder blocks, wood, old tires, limestone, steel, concrete. Department of Fisheries is promoting it under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana for rejuvenating coastal fisheries. अब इसके आगे के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो इसी पे इन्वायरमेंट की पीटी के ऊपर रहेगा. दैट इज वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 23.